हम लोग आज वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उन सब का सेम फेज होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले समझते हैं फिर देखते हैं कि ये कैसे बनता है। इट इज एन imaginary surface on which all the particles have same phase। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि the wave always travels perpendicular to wave front। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी सोर्स से वेव निकल रही है, तो वेव कई सारी वेव्स निकल रही हैं, तो हम उन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दें, जो सारे पॉइंट सेम फेज में होंगे, उस सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक वेव जा रही है, ये दूसरी वेव जा रही है, ये तीसरी वेव जा रही है। तो अगर हम एक ऐसा पॉइंट ले जहां पर सबकी एक वेवलेंथ कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आप ये कह सकते हो, जैसे मैंने आपको पाथ डिफरेंस बताया था और फेज डिफरेंस बताया था। तो पाथ डिफरेंस मतलब इसने जितना पार्ट ट्रेवल किया है, उसने इतना पार्ट ट्रेवल किया, उसने इतना पार्ट ट्रेवल किया है। तो एक ऐसी सरफेस अगर हम बनाए जिसमें सब ने सेम पाथ ट्रेवल किया होगा, ठीक है, तो ये जो सरफेस बनेगी इसको हम लोग वेव फ्रंट कहेंगे। या हम इन सारे पॉइंट्स को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स ने भी सेम पार्ट ट्रेवल किया है, तो दूसरी वेव फ्रंट बन जाएगी। ये सारे पॉइंट को जोड़ देंगे तो इन्होंने भी सेम पार्ट ट्रेवल किया, तीसरी वेव फ्रंट बन जाएगी। तो वेव फ्रंट हमेशा जब बनानी होगी तो हम उन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे जिन्होंने सेम पाथ ट्रेवल किया है या उन सबका फेज सेम है। जब पाथ सेम होगा तो उनका फेज भी सेम होगा। ठीक है, अब उसके लिए हम डिफरेंट केसेस कंसीडर करेंगे। पहला हम कंसीडर करेंगे कि जब जो वेव फ्रंट बनता है वो प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है। प्लेन वेव फ्रंट तब बनता है जब सोर्स इंफिनिटी में होता है, और अगर सोर्स एट इंफिनिटी है तो इसका मतलब है कि जो रेज आएंगी वो पैरेलल रेज आएंगी, और जब रेज पैरेलल आ रही हैं, जैसे ये रेज आ रही, ये वेव थी पैरेलल थी, तो हम अगर एक ऐसा सरफेस बनाए जो कि इन ट्रैवलिंग वेव के परपेंडिकुलर हो जाए, क्योंकि हमने ये भी सीखा है कि जो वेव फ्रंट होता है हमेशा वेव जो होती हैं उसको परपेंडिकुलर ट्रैवल करती हुई जाती। तो ये जो वेव फ्रंट बना है ये इन रेस के पैरेलल है, तो ये वेव फ्रंट कहा जाएगा। और ऐसा आप और भी वेव फ्रंट बना सकते हो, क्योंकि ये वेव आगे भी जाएगी तो एक दूसरा प्लेन भी बना सकते हैं, तो ये कोई दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वेव फ्रंट बना, ये दूसरा वेव फ्रंट बना, तो इसको हम नाम देते हैं वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट आप देख सकते हो प्लेन है, तो इसको प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, और इंटेंसिटी जो हमने पढ़ी थी वो होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी जो फ्लो कर रही है वो तो कांस्टेंट फ्लो कर रही है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों वेव फ्रंट का एरिया भी सेम। तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया की अगर हम बात करें, तो एरिया क्योंकि दोनों वेव फ्रंट्स का सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि जितनी इंटेंसिटी यहां पहुंचेगी उतनी इंटेंसिटी दूसरी जगह भी पहुंचेगी, तो इंटेंसिटी यहां पे कांस्टेंट हो जाती है क्योंकि एरिया नहीं बदल रहा। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि जो इंटेंसिटी होती है ये एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हमको सोर्स दिया है, हमको मीडियम दिया है, तो सोर्स और मीडियम अगर दिया हुआ है तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एम्पलीट्यूड होगा ये भी कांस्टेंट होगा। तो जब प्लेन वेव फ्रंट होते हैं, वेव ऐसी जा रही होंगी, तो एम्पलीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आता है।
अब अगर हम इस वेव की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, जो हमने जनरल इक्वेशन सीखी, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा कांस्टेंट है, तो आप इस वेव की इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो। वही वेव की इक्वेशन यहां भी मिलेगी, वही वेव की इक्वेशन यहां भी मिलेगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड यहां पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे, अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो इसके जो वेव फ्रंट बनते हैं ये इस तरीके से स्फेरिकल बनते हैं, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट सोर्स से कुछ दूरी पर जाएंगे तो यहां पे जो वेव गई होगी, इधर जो वेव गई होगी, इन सारी वेव ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा। और हमें पता है कि जो वेव फ्रंट होती है वो एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें सारी वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा या उनका सेम फेज होगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट हमको दिख रही हैं ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। कब है? जो सोर्स है ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बल्ब हो सकता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे एक बल्ब हो सकता है, बल्ब का तो फिर भी एक डायमेंशन है, बहुत ही छोटा सा बल्ब होगा, तो उससे जो वेव फ्रंट वेव्स निकलेंगी वो थ्री डायमेंशनली हर तरफ जाएंगी, तो एक स्फेयर अगर हम उसको कवर कर देंगे तो जो बनेगा उसको हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहेंगे, जब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होता है। और लाइट का जो पाथ है ये सोर्स है, जो लाइट का पाथ है आप देख सकते हैं, ये लाइट का पाथ हमेशा इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, तो लाइट हमेशा इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कि पहले वेव फ्रंट का एरिया और दूसरे वेव फ्रंट का एरिया, तो एरिया तो उसका बदलता जा रहा है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। और हमें जैसे पता है कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1 बाई एरिया के, और एरिया यहां बदलता जा रहा है। अब ये जो स्फेयर बने हैं इनका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर आप किसी भी आर की दूरी पे जब जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होगी वो 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट मिलता है तो इंटेंसिटी 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जैसा हमने सीखा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, या एम्पलीट्यूड 1 बाई आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होता है ये कांस्टेंट नहीं होता है, इंटेंसिटी घटती जाती है तो एम्पलीट्यूड भी घटता जाता है। और यहाँ पे अगर हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है तो हम c बाई आर लिखेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा c बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के आर प्लस फाइव। मैंने यहाँ पे के एक्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये वेव सिर्फ एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये वेव रेडियली किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है स्फीयर के सेंटर से निकल के, इसलिए मैंने के आर लिखा है। अगर इनमें से हम एक्स वाली वेव को देखते तो के एक्स लिख देते, वाई वाली वेव को देखते तो के वाई लिख देते, जेड वाली वेव को देखते तो के जेड लिख देते, तो वेव हर तरफ जा रही है इसलिए मैंने के आर लिखा है। और इस आर की दूरी पर ट्रैवल करने पर इसका एम्पलीट्यूड सी बाई आर के बराबर है, जहां पे सी एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगला आता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब बनता है जब लाइन सोर्स ऑफ वेव है, लाइट कहो या वेव कहो या साउंड कहो, लाइन सोर्स ऑफ वेव है। ठीक है, लाइन सोर्स ऑफ वेव का मतलब जैसे एक लाइन है, एक ट्यूबलाइट जैसे होती है, तो ट्यूबलाइट तो फिर भी छोटी होती है, हम एक बहुत लंबी सी मान लो एक ट्यूबलाइट की बात कर रहे हैं जो कि इनफाइनाइट लेंथ की होनी चाहिए,
प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, तो लार्ज लेंथ की होनी चाहिए। और इस में से वेव निकल रही है। जब इसमें से वेव निकलेंगी तो जैसे यहां पे एक सोर्स है, तो वेव इस तरीके से जा रही है। ठीक है, तो एक सर्कल बन गया। लेकिन एक सोर्स तो है नहीं, इसमें कई सारे सोर्स हैं, तो कई सारे सर्कल बनेंगे। और उन सर्कल को अगर हम इस तरीके से प्रोड्यूस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको एक पूरा सिलेंडर मिल जाएगा, और ये कहा जाएगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अगर हमारे पास लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स का जो वेव फ्रंट बनता है वो सिलेंड्रिकल बनता है। यहाँ पे दूसरा सिलेंडर बन जाएगा, ये दूसरा वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे सिलेंडर बनते जाएंगे और वो अलग अलग वेव फ्रंट होते जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि अगेन जो इंटेंसिटी हमने डिफाइन करी है ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इस सिलेंडर का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू एल, इसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, और अगर एरिया इतना है, लेंथ तो हर सिलेंडर की सेम है, बट उनका रेडियस बदलता जा रहा है जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, तो आप सिर्फ इस r के फैक्टर को कंसीडर करेंगे और कहेंगे कि इंटेंसिटी जो है वो 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट पे 1/r² था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में 1/r है। और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आप ये कह सकते हो कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी दोनों है, तो ये 1/r है, ये a², तो a² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, या a इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1/√r के प्रोपोर्शनल है। और वेव की इक्वेशन लिखनी है तो y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का क्या लिखेंगे? c/√r, कांस्टेंट आ गया, साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kr प्लस फाई, क्योंकि ये वेव जो है ये हर डायरेक्शन में जाएंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने kr लिखा है, जहाँ पे r उस सोर्स से वो दूरी होगी जहाँ तक वेव पहुंची होगी, और उस जगह का जो एम्पलीट्यूड होगा वो c/√r के बराबर था। एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर एंड 25 meter from the point source। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स है और 16 मीटर और 25 मीटर की दूरी पर उनके इंटेंसिटी का क्या रेशियो है, एम्पलीट्यूड का क्या रेशियो है। जैसा हमने सीखा कि इंटेंसिटी जो होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शन होती है पॉइंट सोर्स के केस में। तो आप ये कह सकते हो कि I1/I2 जो होगा ये R2/R1 का स्क्वायर, दोनों उल्टे हो गए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। R2 कितना है? R2 है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। R1 कितना है? 16, तो 16 इसका स्क्वायर। तो I1/I2 इज इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर इज 625 का स्क्वायर 256। तो इस तरीके से आपने इंटेंसिटी का रेशियो निकाला। एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है तो अभी हमने सीखा कि एम्पलीट्यूड 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर आपको एम्पलीट्यूड A1/A2 निकालना है तो ये R2/R1 हो जाएगा। तो A1/A2 इज इक्वल टू R2। R2 कितना दिया है हमको? दूसरी दूरी 25 मीटर और पहली दूरी दी है 16 मीटर, तो ये एम्पलीट्यूड का रेशियो निकल गया और यहाँ पे हमने इंटेंसिटी का रेशियो निकाला था। ठीक है, तो हमने जैसे ये पॉइंट सोर्स के लिए निकाला, वैसे ही आपको हो सकता है कि लाइन सोर्स के लिए पूछ लेता, तो लाइन सोर्स के लिए हम क्या करते? इंटेंसिटी 1/r के प्रोपोर्शनल होती और एम्पलीट्यूड 1/√r के प्रोपोर्शनल होता। करने का तरीका सेम रहता। और अगर वही मैं कहता कि सोर्स इनफाइनाइट दूरी पे रखा है, तो आपको पता है कि इंटेंसिटी भी कांस्टेंट होती है और एम्पलीट्यूड भी उस केस में कांस्टेंट हो जाता है।
तो जो भी क्वेश्चन इंटेंसिटी के चेंज होने के ऊपर पूछा जाएगा उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव पढ़ेंगे, फिर बाद में हम जाके स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव पढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड वेव। तो हम लोग बेसिकली स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जब लिख रहे हैं तो हम स्पीड किसकी का कैलकुलेट कर रहे हैं? साउंड वेव की। ठीक है, साउंड वेव की जो स्पीड का जनरल फॉर्मूला है वो होता है रूट ओवर ई डिवाइडेड बाय रो। अब यहां पे ई एनर्जी नहीं है, ई होती है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और जो रो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब इलास्टिसिटी किसकी होती है? लिक्विड और गैसेस की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है और सॉलिड की ही इलास्टिसिटी होती है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज मच मच ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड। वो भी बहुत बड़ी होती है इलास्टिसिटी ऑफ गैसेस। इनकी इलास्टिसिटी नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। लेकिन डेंसिटी की बात करते हो तो डेंसिटी जो है वो भी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड से बहुत ज्यादा नहीं होती, हाँ लेकिन ज्यादा होती है। और लिक्विड की डेंसिटी गैस की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो अगर हमें फॉर्मूले में इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी है तो इलास्टिसिटी और डेंसिटी में ये दोनों ही सॉलिड के लिए ज्यादा है, लेकिन एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा बड़ा है लिक्विड से तो इलास्टिसिटी ही ज्यादा डिसाइड कर पाएगा कि किसमें स्पीड ज्यादा होगी। और सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है तो साउंड की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है, उसके बाद उस साउंड की स्पीड लिक्विड में आती है और फिर उसके बाद साउंड की स्पीड गैस में आती है। तो साउंड जो है वो सॉलिड में बहुत तेजी से चलता है। जैसे मान लो जब कोई ट्रेन आती है तो आप पटरी में अगर कान लगा के सुनेंगे तो आपको साउंड उस पटरी में बहुत तेजी से आएगा। और अगर एयर से भी साउंड आ रहा है ट्रेन का लेकिन वो स्लो आएगा तो पटरी से आपको पहले से पता चल जाएगा कि ट्रेन आ रही है। और एयर में जो साउंड आएगा उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो होगी। तो सॉलिड में स्पीड ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर गैस में होती है। ठीक है, अब सॉलिड में होती कितनी है? तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, सॉलिड में जो स्पीड का फॉर्मूला है वो हो जाता है v इज इक्वल टू रूट ओवर यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। क्योंकि सॉलिड मटेरियल के लिए हम लोग इलास्टिसिटी का जो मेजर होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इस इलास्टिसिटी के मेजर से, इसको इलास्टिसिटी के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, इस इलास्टिसिटी के मेजर से आप साउंड की स्पीड निकालेंगे सॉलिड में। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड, लिक्विड के लिए जो इलास्टिसिटी होती है वो बल्क मॉडुलस से आती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड हो जाती है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। तो यहां पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। ठीक है, और फिर थर्ड है स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, और मोस्टली हमारा डिस्कशन गैसेस के लिए ही होता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, अब इस गैस वाली स्पीड को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और इसके लिए भी फॉर्मूला होता है रूट ओवर बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस डिवाइड बाय डेंसिटी। तो लिक्विड और गैस में सेम फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का, लेकिन गैसेस में बल्क मॉडुलस निकालना आसान होता है और उसको हम निकाल भी सकते हैं। अब इस बात को याद रखें कि अगर कोई प्रोसेस है पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आपको दिया है, अगेन ये इलास्टिसिटी में मैं पढ़ाऊंगा, तो इस प्रोसेस का जो बल्क मॉडुलस होता है वो x इंटू प्रेशर होता है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह की दी है तो उसका बल्क मॉडुलस x इंटू प्रेशर के बराबर होता है। अब अगर हम बात करते हैं साउंड की स्पीड की, ठीक है, तो पहले न्यूटन ने ये कहा कि जब साउंड ट्रैवल करता है तो जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल होता है।
ठीक है, न्यूटन ने कहा कि जब साउंड ट्रेवल करता है तो प्रोसेस आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और क्योंकि टी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, आर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब पीवी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अब कंपेयर करें तो इसके अकॉर्डिंग x जो है वो 1 होना चाहिए, और अगर x 1 होना चाहिए तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू p के बराबर होनी चाहिए, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू p के बराबर होनी चाहिए तो साउंड की स्पीड हो जानी चाहिए रूट ओवर p बाई रो। ठीक है, न्यूटन ने ऐसा बताया, बट एक्चुअली जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ये स्पीड इससे सही नहीं आ रही है। फिर इसका करेक्शन जो था वो लैप्लास ने किया, और लैप्लास करेक्शन ये है कि जो एजम्पशन लिया गया था, न्यूटन ने लिया था कि जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, ये एक्चुअली गलत है। जब साउंड ट्रैवल करता है गैस में तो जो प्रोसेस होता है वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। अब अगर इसको कंपेयर करें पीवी और एक्स को पीवी और गामा से, तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गामा इंटू पी, और बल्क मॉडुलस की वैल्यू गामा इंटू पी आ जाएगी तो साउंड की स्पीड हो जाएगी गामा इंटू पी बाई रो के बराबर। तो ये साउंड की स्पीड होती है, जो कि करेक्ट भी पाई गई एक्सपेरिमेंट से। तो ये करेक्शन दिया लैप्लास ने, जहां पे साउंड की स्पीड इतनी निकाली, जहां पे गामा को हम कहते हैं एडियाबेटिक कांस्टेंट ऑफ गैस। अब ये एडियाबेटिक कांस्टेंट मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस मतलब जिसके पास सिंगल एटम है, हीलियम, नियॉन, ये सिंगल एटम वाले हैं, इनके लिए जो गामा आता है ये आता है 5/3 के बराबर। ठीक है, उसके बाद आता है डाई एटॉमिक गैस, डायटोमिक H2O2N2, इसके लिए आता है 7/5 के बराबर। और जो पॉलीएटॉमिक गैसेस हैं, जैसे 2 से ज्यादा एटम जिसके पास हैं, NH3, CH4 वगैरह, इनके लिए जो गामा आता है वो आ जाता है 7/5, इसका हो गया, इसका हो जाता है 4/3। तो अगर आप निकालेंगे तो ये 1.66 है, ये 1.4 है, और ये 1.33 है। तो सबसे ज्यादा गामा मोनोएटॉमिक गैसेस का होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखना। अब हमें जो फॉर्मूला मिला है, ये फॉर्मूला हम यूज कम करेंगे, बल्कि इसका एक दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और वो होता है कि अगर हमें पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इनटू आरटी। ठीक है, हम यहाँ पे मास ऑफ द गैस है, अब मास ऑफ द गैस को कैपिटल एम भी लिख सकते हो। तो प्रेशर लिख देंगे मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर आ जाएगा, आरटी बाई मॉलिक्यूलर वेट, और मास में वॉल्यूम क्या बन जाता है? डेंसिटी, तो रो आरटी बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो P अपॉन रो की वैल्यू कितनी आ जाती है? आरटी बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये कई बार यूज होता है P और रो का रेशियो, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर इतना आ गया है तो जो साउंड की स्पीड है गामा P अपॉन रो, इसको हम अब क्या लिख सकते हैं? साउंड की स्पीड को हम लिखेंगे रूट ओवर गामा आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ये हम ज्यादातर यूज किया करेंगे, जहां पे एम नॉट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस हो जाए। ठीक है, हम मैक्सिमम टाइम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको यह समझ में आता है कि गामा किसी भी गैस का कांस्टेंट रहेगा, मोनोएटॉमिक है तो आर भी कांस्टेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट रहेगा। मॉलिक्यूलर वेट यूज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट को किलोग्राम में यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस कितना है, तो आप क्या कहोगे? H2 गैस का 2 ग्राम, लेकिन हमको 2 ग्राम नहीं लिखना है, 2 ग्राम पर मोल होता है ये नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। तो हमको जब भी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 या किसी का भी लेना है तो किलोग्राम पर मोल में लेना है। आर की वैल्यू 8.314 होनी है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में आपको लेना होगा, उससे आप निकाल सकते हैं साउंड की स्पीड गैस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं कि साउंड की स्पीड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला साउंड की स्पीड का हमने देखा कि गामा आर टी बाई मॉलिक्यूलर वेट है, तो किसी भी गैस के लिए गामा आर और मॉलिक्यूलर वेट तो कांस्टेंट रहेंगे, टेम्परेचर हम बदल सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। मतलब सीधे सीधे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा स्पीड घटेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तो सीधे सीधे स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर कहीं आपसे परसेंटेज चेंज पूछ लेता है, ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि ये रूट है तो रूट का मतलब पावर हाफ होती है, तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम इसके ऊपर करें, मान लो आपको दिया है कि स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस फ्रॉम v टू root 2v when temperature is increased by 1000 Kelvin. Find initial temperature. ठीक है, हमें इनिशियल टेम्परेचर बताना है। जब टेम्परेचर 1000 से बढ़ा दिया गया तो स्पीड बढ़ के v से √2v हो गई। हमको पता है कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर होता है, और बाद में स्पीड हो गई है √2v, तो √2v इज प्रोपोर्शनल टू कौन सा टेम्परेचर, T प्लस 1000, क्योंकि टेम्परेचर को 1000 से बढ़ा दिया गया। तो पहली स्पीड पहले टेम्परेचर की और दूसरी स्पीड दूसरे टेम्परेचर की। अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा और ये आएगा √T अपॉन √T प्लस 1000, ठीक है। तो v कैंसिल, रूट तीनों जगह से हट जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू T अपॉन T प्लस 1000। ये इधर चला आएगा तो T प्लस 1000 इज इक्वल टू 2T, मतलब इनिशियल टेम्परेचर भी 1000 केल्विन के ही बराबर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट किया इनिशियल टेम्परेचर। दूसरी प्रॉब्लम में आते हैं। If the temperature is increased by 1 Kelvin, then find the percentage increase in velocity of sound if the initial temperature is 300 Kelvin, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, 1 केल्विन से बढ़ा दिया गया, तो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। तो हमको ये पता है कि परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी होती है हाफ टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर। अब परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर निकलेगा कैसे, तो परसेंटेज चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर कितना था, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये टेम्परेचर का परसेंटेज चेंज कहा जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर बाय ऑर्डिनल टेम्परेचर इनटू 100। अब चेंज इन टेम्परेचर कितने का है, 1 केल्विन का है, आपको दिया है। ऑर्डिनल टेम्परेचर कितने का था, 300 का, और ये कितना हो गया 100, तो 1/3 और ये मिला के कितना आ जाएगा 1/6। तो आप कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन वेलोसिटी जो होगी ये 1/6% के बराबर होगी। ये वेलोसिटी का परसेंटेज चेंज का आ जाएगा, ठीक है। अगला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू गामा p बाई रो।
तो आपको इस फॉर्मूले को देख के ऐसा जरूर लगेगा कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन एक बात याद रखें कि हमने वहां पर यह भी निकाला था कि जो P बाय रो का रेशियो होता है वो RT बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए हमने फिर P बाय रो की जगह ये पुट कर दिया था। तो जब प्रेशर बढ़ाते हो और अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो तो डेंसिटी भी अपने आप बढ़ जाएगी और इनका रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली प्रेशर खुद अकेला डिसाइड नहीं कर सकता है, जब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा साउंड की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपको यह समझना है कि प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगी, यह कहना गलत है। स्पीड कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर। तो आप यह समझें कि स्पीड ऑफ साउंड will not change at constant temperature even if the pressure is changing। तो प्रेशर भले ही आप चेंज कर दो, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो साउंड की स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टेम्परेचर है वही साउंड की स्पीड को डिसाइड करता है कि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इफ द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4 times at constant volume, then find by how many times speed of sound will increase। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रेशर बदला है, लेकिन ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमको दिया है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और PV इज इक्वल टू NRT की इक्वेशन में N और R तो कांस्टेंट होते ही हैं, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। और अगर प्रेशर को 4 टाइम्स कर दोगे तो टेम्परेचर भी अपने आप 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ठीक, और हमें पता है कि स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? 4 रूट के अंदर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो स्पीड बिकम्स ट्वाइस। ठीक है, तो जो स्पीड होगी साउंड की वो डबल हो जाएगी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम प्रेशर को 4 टाइम्स करते हैं। प्रेशर 4 टाइम्स तो टेम्परेचर 4 टाइम्स, और टेम्परेचर 4 टाइम्स तो 4 यहां पे होगा, रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने साउंड की स्पीड पर इफेक्ट पड़ा टेम्परेचर का और प्रेशर का। और भी कोई चीजें हैं जिससे साउंड की स्पीड में इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे अगर विंड ब्लो कर रही है तो साउंड की स्पीड विंड से चेंज हो जाती है। तो विंड अगर सेम डायरेक्शन में है तो साउंड की स्पीड को बढ़ा देगी, अपोजिट में है तो साउंड की स्पीड को घटा देगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब अगर एयर में मॉइस्चर वगैरह आ जाते हैं तब भी साउंड की स्पीड में चेंज आ जाता है, तो उसका इफेक्ट कैसा होता है ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट होता है कि मीडियम का क्या फर्क पड़ता है। तो मीडियम का क्या फर्क पड़ता है, मतलब मीडियम में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब अलग अलग मीडियम्स हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम मिक्सचर कर दें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का एक नया मिक्सचर बना दें, तो उसमें साउंड की स्पीड कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड की स्पीड को कंटिन्यू करेंगे पहले कि कैसे होता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है।